यूक्रेन ने अभी अभी इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमला इतना विनाशकारी था कि एक ही झटके में रूसी वायु बेड़े ने अपने 32% बॉम्बर्स खो दिए। ये रूस को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑपरेशन बारबारोसा के बाद हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। यहाँ और विवरण दिए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने एक विशेष अभियान में 40 से अधिक रूसी बॉम्बर्स को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बॉम्बर विमानों को नष्ट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रूसी एयरबेस पर हमले हुए हैं, जिनमें से कुछ यूक्रेन से हजारों किमी दूर स्थित हैं। साइबेरिया के 2 स्थानों का उल्लेख किया जा रहा है, दक्षिणी रूस का बेलाया एयरबेस और उत्तर में मुर्मांस्क के निकट ओलेनिया एयरबेस। हमले की खबर आने के कुछ घंटों बाद यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले के बाद का यह दृश्य यूट्यूब द्वारा प्रतिबंधित नहीं होने की आशा है। कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप एल्गोरिदम में हमारी मदद कर सकें। परंतु हा आक्रमणाचा परिणाम आहे। नक्शे में देख सकते हैं कि किन बेस पर हमला हुआ था। पूर्वी बेस बेलियारा एयरबेस यूक्रेनी सीमा से न्यूयॉर्क और LA के बीच की दूरी जितना दूर है। तो यूक्रेन सच में रूस के बहुत अंदर तक हमला कर रहा है और पुतिन घबरा गए हैं। यूक्रेन से ड्रोन न आने के कारण इस बार ऐसा हुआ। असल में ये ड्रोन रूस के अंदर से ही उड़ान भरे और रूसी बमवर्षकों पर हमला किया। वीडियो से कुछ मिनट पहले जेलेंस्की इस हमले के बारे में और जानकारी साझा कर रहे थे। आज दुश्मन भूमि पर एक शानदार ऑपरेशन हुआ, जिसमें सिर्फ सैन्य लक्ष्यों, खासकर यूक्रेन पर हमले में प्रयुक्त उपकरणों को निशाना बनाया गया। रूस को भारी नुकसान हुआ, जो पूरी तरह से जायज और हकदार था। योजना, संगठन और हर विवरण पर ध्यान देते हुए इसकी तैयारी में 1.5 साल से अधिक समय लगा। पूरा विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह एक बिल्कुल अनोखा ऑपरेशन था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे ऑपरेशन का दफ्तर रूसी क्षेत्र में उसी जगह था जहां उनके एक क्षेत्र में FSB मुख्यालय था। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और उतने ही ड्रोन ऑपरेटर इसमें शामिल थे। हवाई अड्डों पर तैनात 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों पर हमला हुआ। हमारे लोग रूस के 3 विभिन्न टाइम जोन में सक्रिय थे और हमारे सहयोगियों को ऑपरेशन से पहले रूस से बाहर निकाल लिया गया था। अब वे सुरक्षित हैं। 1 साल 6 महीने पहले मंजूर किए गए प्रस्ताव के क्रियान्वयन से रूस को 40 से ज्यादा रणनीतिक विमानन इकाइयों से वंचित होना संतोषजनक है। हम इस काम को जारी रखेंगे। ऑपरेशन से पहले हमें पता था कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। हवाई हमले के अलर्ट को नजरअंदाज न करना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछली रात करीब 500 रूसी ड्रोन हमले में शामिल थे। वे प्रत्येक हमले में प्रयुक्त इकाइयों की संख्या साप्ताहिक रूप से बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने नौसैनिक वाहकों से कैलिबर मिसाइल तैयार कर ली है। हमें पता है हम किससे निपट रहे हैं। हम अपने पास उपलब्ध सभी साधनों से यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों की रक्षा करेंगे। हमने युद्ध कभी नहीं चाहा। हमने रूसियों को युद्ध विराम की पेशकश की थी। 11 मार्च से US का पूर्ण व बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव टेबल पर है। रूसियों ने ही युद्ध जारी रखने का फैसला किया, जबकि पूरी दुनिया हत्या को रोकने की मांग कर रही है। रूस पर दबाव डालने की आवश्यकता है ताकि वह वास्तविकता को स्वीकार करे। प्रतिबंधों, सैन्य और कूटनीतिक दबाव के माध्यम से यह सब काम करना चाहिए। हमले के बाद हम हर दिन 4 बजे पूर्वी समयानुसार होने वाले लाइव स्ट्रीम पर थे। उस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ की पोस्ट संवाददाता जैसन जे स्मार्ट थे। हमने विस्तार से चर्चा की कि यह हमला कैसे हुआ, इसका युद्ध के भविष्य और रूस की प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह लाइव स्ट्रीम क्लिप है। ठीक है, हम लाइव हैं। दूसरी बार हम लाइव का इंट्रो कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि की पोस्ट संवाददाता जैसन जे स्मार्ट हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह युद्ध के सबसे बड़े दिनों में से एक हो सकता है, कम से कम रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। सही कहा, यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह निश्चित रूप से पिछले 3 सालों में युद्ध का सबसे बड़ा दिन है। रूस को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 84 सालों में सबसे बड़ी। उसके विमानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। आखिरी बार 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबारोसा
के दौरान ऐसा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने सोवियत संघ पर हमला किया था, लेकिन आज की घटना रूस के लिए उससे भी बुरी है। यह ऐतिहासिक दिन है और युद्ध में गेम चेंजर साबित हुआ है। 100%। तो हम कुछ सेकंड इंतजार करेंगे ताकि लोग जुड़ सकें। वैसे अगर आप लोग हमें ठीक से सुन पा रहे हैं तो ये पहली बार है जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब जैसन बोल रहे हैं तो आप मेरी आवाज 2 बार नहीं सुन रहे होंगे। अगर सब ठीक है तो चैट में हाँ लिख दें ताकि मुझे पता चल सके। हमारे पास लगभग, ओह वाह, हमारे पास 800 लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ, आवाज सब ठीक है। हमारे पास क्रिस बीट्स हैं। लेकिन हाँ, हम शुरू करते हैं। तो ये कैसे हुआ मुझे पता है। क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या ऑडियो थोड़ा कम है? जैसन की आवाज ठीक है, मुझे देखने दो कि क्या मैं जैसन की आवाज बढ़ा सकता हूं। ओ हाँ, तो किसी ने अभी कहा कि यह किसी मसाज तकनीक जैसा लग रहा है और मैंने सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को इसे पेजर हमले से तुलना करते देखा। तो शायद आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस हमले की तैयारी कैसे हुई, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है यह कई सालों से बन रहा था। ओह, यह बहुत बड़ा था। यह एसबीयू द्वारा कम से कम 1.5 साल की योजना और क्रियान्वयन का परिणाम था, जो यूक्रेन की सुरक्षा सेवा है। उन्होंने इसे गुप्त रखा और यह एक बड़ी सफलता है। इसमें अविश्वसनीय बात यह थी कि अधिकांश ड्रोन रूस की सीमा के अंदर से ही छोड़े गए थे, न कि यूक्रेनी क्षेत्र से आए थे। यूक्रेनियों ने रूसियों की भ्रष्टता के कारण लोगों को देश में सामान लाने में मदद के लिए रिश्वत दी थी। उन्होंने रूसी लोगों को धोखा दिया जो सोचते थे कि वे रूसी सेना के लिए ड्रोन बना रहे हैं। इस प्रकार वे ड्रोन बनाने में सहायता कर रहे थे, जिन्हें बाद में रूसी सेना के विरुद्ध प्रयोग किया गया। अब रूसियों ने एक भयंकर चुड़ैल शिकार प्रारंभ कर दिया है, जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो में चर्चा की थी। वे पूर्णतया पागल हो रहे हैं। आज रविवार को यह सब कैसे हुआ, पता लगाने की कोशिश जारी है। फिर भी रूस की संसद ड्यूमा में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं ताकि यह चर्चा हो सके कि यह कैसे संभव हुआ। रूसी सैन्य ब्लॉगर इसे रूसी इतिहास का पर्ल हार्बर बता रहे हैं। किसी ने एक दिलचस्प सवाल पूछा कि क्या यह सब ड्रोन द्वारा किया गया था? जैसा आपने कहा, ये ड्रोन यूक्रेन से नहीं बल्कि रूस के अंदर से ही उड़ान भरे थे। ये विमान रूस के अंदर से उड़ान भरकर पूरे देश में गए, न कि सिर्फ यूक्रेन सीमा के पास, यहां तक कि उत्तर में दूर मुर्मानिस्क तक भी पहुंचे। वो आर्कटिक सर्कल के उत्तर में है। हम बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब रूस के पास विशेष विमान थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने प्रशांत महासागर में अमेरिकी विमानों और नौसेना को चुनौती देने के लिए किया था। यह महत्वपूर्ण है। इससे रूस को केवल विमानों की कमी के कारण पीछे नहीं हटना होगा। इससे रूस की वैश्विक ताकत दिखाने की क्षमता बदल गई है। हम अक्सर मैड यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पर चर्चा करते हैं। तो रूस की हमले की स्थिति में विनाश सुनिश्चित करने की क्षमता अब काफी हद तक कम हो गई है। हाँ, सही बात है। अब सवाल ये है कि रूस का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि कल हमारी बातचीत होनी है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि वे बातचीत जारी रखेंगे? मुझे लगता है रूस नाराज होगा। हाँ, रूस बहुत नाराज है और उनके वार्ताकार कुछ घंटे पहले ही पहुंचे हैं। वे अभी भी बातचीत के निर्धारित समय पर हैं। वार्ताओं से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन ने कुछ जोखिम उठाया या कुछ खोया। रूस की वार्ता शुरू करने की इच्छा पूर्ण असत्य है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो, और अमेरिका में सभी इससे सहमत हैं, चाहे वह राष्ट्रपति ट्रंप हो या जेडी वेंस, जो यूक्रेन समर्थक नहीं हैं। रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से अधिक चाहता है, जैसे वह कह रहा हो, हमें 60% और दो, तब हम वार्ता पर विचार कर सकते हैं। यह बिल्कुल गंभीर नहीं है। रूस वार्ता नहीं चाहता। हाँ, और मुझे पता है कि हमारे दर्शक थोड़े ऐसे हैं कि हम चीन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, फर्स्ट हम रूस यूक्रेन युद्ध को बहुत ज्यादा कवर करते हैं, तो कुछ सवाल थोड़े बुनियादी हो सकते हैं क्योंकि ये लोग इसे फॉलो नहीं करते। लेकिन किसी ने अभी कहा कि पुतिन को ट्रंप की बात सुननी चाहिए थी, उसे शांति के लिए तभी बातचीत कर लेनी चाहिए थी जब उसके पास मौका था। मुझे लगता है कि अब उसे इसका पछतावा हो रहा होगा। अब उसे पछतावा हो रहा होगा। हैरानी की बात है कि अमेरिकियों को इस हमले के बारे में पहले से पता था। उन्हें इसके बारे में बताया गया था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा कि पुतिन नहीं समझते कि मैंने रूस के लिए हालात और खराब होने से बचाने के लिए कितना कुछ किया है। हालात और बिगड़ सकते हैं। शायद वह इसी की ओर संकेत कर रहे थे, जानते थे कि ऐसा होगा, और अमेरिकियों ने शायद इसे धीमा करने की कोशिश की। सोचा शांति वार्ता होगी और सब ठीक होगा,
लेकिन कुछ समय बाद ट्रंप को भी लगा कि रूसी बातचीत नहीं करना चाहते, वे ईमानदार और सद्भावी नहीं हैं। आज का हमला रूस की आर्कटिक में ताकत दिखाने की क्षमता को कम कर देगा। जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर कहा, हम अटलांटिक, यूक्रेन, यूरोप और पैसिफिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा और भयंकर झटका है। रूस को जून 1941 के बाद पहली बार सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जब नाजी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने सहयोगी सोवियत संघ पर हमला किया था। रूस के परमाणु प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रणनीतिक बमवर्षकों में से कम 34% नष्ट हो गए। यह वाकई एक बड़ी घटना है। हाँ, और मैंने देखा कि ये वही बमवर्षक हैं जिनका उत्पादन अब बंद हो चुका है। तो ये पुराने सोवियत संघ के बमवर्षक हैं, मेरा अंदाजा है। तो अगर इन्हें कोई नुकसान होता है तो वे बस उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास इसकी सप्लाई चेन ही नहीं बची है कि वे इन सब की भरपाई कर सकें। रूस के पास इसे ठीक करने की क्षमता नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें वे आमतौर पर बड़ी मात्रा में बनाते रहे हों। सोवियत काल में इनकी संख्या सीमित थी और उन्होंने बहुत खर्च किया है। कुछ मामलों में इन विमानों को फिर से आधुनिक मानकों तक लाने के लिए उन्होंने 1 दशक से भी ज्यादा समय लगाया है। ये ऐसा नहीं है जिसे आप 1 हफ्ते में फिर से बना लें। इसमें 1 दशक से भी ज्यादा समय बर्बाद हुआ है निर्माण में। इन वस्तुओं के पास न पुर्जे हैं, न ही उन्हें फिर से बनाने की योग्यता। मेरी अचानक मुस्कुराहट का कारण है कि चैट में किसी ने लिखा, इमेजिन दिस, यूक्रेन का दावा है कि यह करीब $2 बिलियन का था। किसी ने कहा कि रूस को $300 से $500 के ड्रोन से नुकसान हुआ है। जब मैंने आज सुबह अपना वीडियो बनाया था तो अनुमान था कि ये करीब $3 बिलियन का है। अब कहा जा रहा है अब ये करीब $7 बिलियन के पास है। ये वाकई में बहुत बड़ी हार है। जब आप रूसी टेलीग्राम चैनल्स पढ़ते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, और मुझे इसमें मजा आता है, तो आप देख सकते हैं कि रूसी सैनिक हैरान हैं। आप उनकी सेल्फी और वो वॉइस मैसेज सुन सकते हैं जो वो अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से गड़बड़ है और ये सच है, ऐसा ही है। रूस को अभी बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है और ये बात कि उनकी एयर डिफेंस ने इसे पकड़ा नहीं, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज फेल हो गई। और जब आप कह रहे हैं कि ये अविश्वसनीय है, यूक्रेन ने इसका बहुत सारा प्लान बनाया और इसे एक ऐसी बिल्डिंग से अंजाम दिया जो FSB बिल्डिंग के बगल में है, जो कि रूसी इंटेलिजेंस सर्विस की बिल्डिंग है। वे लोग वहीं पर ड्रोन तैयार कर रहे थे और इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, और FSB यानी रूसी इंटेलिजेंस सर्विस को बगल में ही हो रही इस पूरी तैयारी की भनक तक नहीं लगी कि क्या हो रहा है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गया कि आपने बताया था कि ट्रंप को पता था। आप पढ़ रहे हैं कि ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया था कि रूस के साथ बुरी चीजें हो सकती थीं अगर वो न होते। उन्होंने कहा था कि पुतिन को लाइन में आना चाहिए। आप ऐसा पढ़ रहे हैं मानो ट्रंप को इस हमले के बारे में पहले से पता था। कम से कम आप यही सिद्धांत बता रहे हैं। यूक्रेनियनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही व्हाइट हाउस को सूचित किया था। यह एक बड़ा बदलाव है। पुराना व्हाइट हाउस डरा हुआ था कि कहीं हालात बिगड़कर तीसरा विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध न हो जाए। जैक सुलिवन खास तौर पर इसके पीछे थे। लेकिन अब साफ है, ट्रंप यूक्रेन की ज्यादा मदद नहीं कर रहे, साथ ही उन्हें रोक भी नहीं रहे। उनकी नज़र में अगर रूस समझौता नहीं करना चाहता तो जो होगा वो उनके साथ होगा और ट्रंप उन्हें नहीं रोकेंगे। बहुत से लोग ट्रंप की कुछ टिप्पणियों की वजह से उनकी आलोचना कर रहे थे, यह समझ में आता है। उन्होंने रूस के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे लगा कि वे रूस का समर्थन या उन्हें कोई रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नज़र में यही लगता है। शांति का रास्ता अपनाने की कोशिश करने के बावजूद प्रशासन को अब यह एहसास हो रहा है। कई लोग जो पहले यूक्रेन के खिलाफ थे अब समझ रहे हैं कि वास्तव में रूस ही शांति नहीं चाहता। जैसे कि आक्रमण होने के बाद भी, जो कि पहले से ही बहुत बुरा है, यूक्रेन अभी भी रूस के साथ बातचीत करने को तैयार है और वे कुछ क्षेत्र छोड़ने को भी तैयार हैं, जो क्षेत्र रूस पहले से ही नियंत्रित करता है। लेकिन रूस कह रहा है कि नहीं, हमें और दो, वरना हम और लेने आएंगे। यही वे दावा कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि वे न्यायपूर्ण हैं और सिर्फ 5 ओब्लास्ट्स अमेरिका के 5 राज्यों के बराबर मांगे हैं, लेकिन अगली बार शायद 2 गुना मांगेंगे। वे इस बारे में घमंडी और अकड़ू हैं। लेकिन अब रूस की स्थिति बदल गई है और इसमें एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। उनकी सेना, खुफिया सेवा या आम रूसी लोग नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन में दूर कहीं होने वाली बात नहीं रह गया है। हाँ, ये आज रूस में हो रहा है। और जैसा मैंने अपने YouTube वीडियो में कहा था, वास्तविकता ये है कि अभी
रूसी जनता पूरी तरह से हैरान है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब उनके देश में कैसे हो रहा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बताया जाता है। ठीक है, यही सबसे अजीब हिस्सा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ट्विटर पर कई प्रो रूसी अकाउंट्स हैं जो रूस पर हमले के समय विरोध करते हैं, जबकि रूस ने ही युद्ध छेड़ा था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की तरह है। वे दूसरों पर बमबारी करना चाहते थे, पर जब खुद पर हुई तो गुस्सा हो गए। रूस भी वही कर रहा है, युद्ध शुरू करता है पर चाहता है कि कोई पलटवार न करे। यह एक प्रकार की पाखंडता है। रूस ने पहले ही आज की घटना को आतंकवाद घोषित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। ये एक सैन्य हमला था जो सैन्य ठिकानों पर किया गया था। इसकी वजह सिर्फ यही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। यही एकमात्र कारण है कि ये सब हुआ। तो रूस अब मुश्किल स्थिति में है। रूस की खुफिया एजेंसी और सेना एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वे एक दूसरे को दोषी ठहराने और इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब 1941 के बाद से पहली बार हुए सबसे बड़े विमान नुकसान की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए है। मैंने यूट्यूबर प्रेस्टन स्टीवर्ट का एक दिलचस्प ट्वीट देखा। आज प्रिगोजिन का जन्मदिन है, इसलिए मुझे नहीं पता। अगर आज प्रिगोजिन का जन्मदिन है तो आज ही रूसी सेना के रणनीतिक विमानों का दिन भी है। तो यह एक बहुत ही शुभ तारीख है। ये पागलपन है। जैसन जे स्मार्ट पोस्ट के विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बेहतर टाइटल होगा कि पुतिन ने उन्हें रूस में व्यक्तिगत रूप से बैन कर दिया है। शायद वे इसके बारे में दर्शकों को बता सकते हैं। मैंने चैट में जैसन का चैनल भी डाला है, आप लोग ज़रूर देखें। 1 साल की मशक्क़त के बाद हमने जैसन को यूट्यूब पर पब्लिश करने के लिए मना लिया है। मैंने पिछले हफ्ते ही पोस्ट करना शुरू किया है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं। मुझे 2010 में रूस से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने रूस, विशेष रूप से पुतिन शासन का अध्ययन किया है। 2005-2007 के आसपास से जब मैं कॉलेज में था, तब मैंने रूसी विपक्ष के साथ पुतिन के खिलाफ थोड़ा काम किया था। 2006, 2007 और 2010 में मुझे रूसी सुरक्षा सेवा का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे सूचित किया गया था कि मेरे विचारों और पुतिन शासन के खिलाफ मेरे काम के कारण मैं रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हूं, और 15 साल बीत चुके हैं, फिर भी मैंने इसे बनाए रखा है। मैं आमतौर पर कीव, यूक्रेन में रहता हूं। मैं पुतिन शासन का विरोध जारी रखता हूं, लेकिन मैंने रूस के अंदर की स्थिति को समझने के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया। यही मेरा फोकस है। रूस के अंदर क्या हो रहा है, पुतिन शासन क्या है, यह वैश्विक स्तर पर खतरा क्यों है, क्योंकि बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और भले ही मैं यूक्रेन में रहता हूं, अगर हम अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब पुतिन ने आक्रमण शुरू किया था तब आप कीव में थे, क्या ये सही है? हाँ, और मजेदार बात यह है कि इस युद्ध के दौरान कीव में जो बदलाव आया है वह दिलचस्प है। आज कीव में लोग जश्न मना रहे हैं, लोग बेहद खुश हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मोस्कवा, जो ब्लैक सी फ्लीट का प्रमुख जहाज था, डूब गया था। अगर आपको याद हो, बड़ा जश्न मनाया गया था, सभी प्रसन्न थे। क्या आपको कुर्स्क ब्रिज पर हुए हमले की याद है, जो मुख्य रूस को रूसी नियंत्रित क्रीमिया से जोड़ता है? कीव में आज भी उस दिन जैसा ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। लोग खुश हैं। कुछ कहते हैं कि वे अधिक खुशी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूसी इसका जवाब देंगे। रूस रोज अस्पतालों पर हमला करता है। वे ऐसा करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। यह बुनियादी ढांचे, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और स्कूलों पर हमला करता है। यह अपार्टमेंट इमारतों पर हमला करता है। रूस यूक्रेनी लोगों के खिलाफ आतंकवाद में लगा हुआ है, और इसलिए नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा इस तथ्य के कारण कि आज रूस को वही मिला जो उसे मिलना चाहिए था। 100% सही है। हमारे पास 1-2,500 लोग लाइव देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। हमारे कई दर्शक युद्ध को आपकी तरह करीब से नहीं देखते। क्या आप बता सकते हैं कि इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा? क्या यह सिर्फ संदेश भेजने के लिए है या वास्तव में यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर मदद करेगा? यह यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर सहायता प्रदान करता है। इसके 3 कारण हैं जो आज के दिन को उनके लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, जो युद्ध से दूर हैं। मैं जल्दी से समझा देता हूं। एक तरफ यूक्रेन पर रूस की तरफ से अक्सर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जाता है। वे बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ बॉम्बर्स आज नष्ट कर दिए गए। इन हमलों के लिए रूस बेलारूस का उपयोग करता है। इसके बिना रूस यूक्रेन पर इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं दाग सकता। साथ ही रूस एक बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास
बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइलें हैं। रूस के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, यहां तक कि अमेरिका से भी ज्यादा। लेकिन इन्हें तैनात करने के लिए रूस को बॉम्बर्स और रणनीतिक पनडुब्बियों की जरूरत होती है। आज रूस की नौसेना की एक महत्वपूर्ण पनडुब्बी के 84 याकुतिना बर्ग, जो उत्तर में थी, नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। वह भी आज क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक बार फिर ड्रोन ने रूसी परमाणु पनडुब्बी के पतन में योगदान दिया हो सकता है। यह अद्भुत है, पर यहां इसका कोई मतलब नहीं। सब क्यों मायने रखता है? भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रूस की ताकत, प्रदर्शन क्षमता महत्वपूर्ण है। रूस की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई है। यूक्रेन ने रडार, कमांड और कंट्रोल और ईंधन भरने वाले विमानों को नष्ट कर दिया है। ईंधन भरने की क्षमता के बिना एक हवाई जहाज रूस की प्रशांत महासागर में ताकत दिखाने की क्षमता को, खासकर अगर आप चीन में रुचि रखते हैं, बड़ा झटका लगा है। इसीलिए रूस एक परमाणु शक्ति के रूप में पीछे हट गया है। और तीसरी बात, यह पीढ़ीगत है। यह ऐसा झटका नहीं है जिससे रूस उबर पाएगा। अगले कुछ हफ्तों या कुछ सालों में नहीं, ये दशकों तक चलेगा। जो था उसे फिर से बनाना मुश्किल होगा, अगर कभी बन भी पाया। 100%। अब किसी ने पूछा था कि क्या मैं हमले का नक्शा दिखा सकता हूं, तो चलिए मैं उसे स्क्रीन पर जल्दी से दिखा देता हूं ताकि लोगों को अंदाजा हो सके। क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक, क्या तुम्हें दिख रहा है जैसन? ठीक है, हाँ। तो मुझे लगता है कि यह बेस मुख्य हमला बिंदु था, सबसे चौंकाने वाला। इस बेस से यूक्रेनी सीमा तक की दूरी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क से एलए से भी ज्यादा है, इसीलिए यह बहुत चौंकाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि विमान सुरक्षित नहीं थे, वे बस खुले में खड़े थे। यह सच में पागलपन है, और अब यह सामने आ चुका है। यूक्रेन के लोगों द्वारा ड्रोन को असेंबल करने की तस्वीरें जारी की गई हैं, जो बताती हैं कि वे बेहतरीन ओएससीएनटी कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि वह मध्य रूस में था। वे इन ड्रोन को मध्य रूस में असेंबल कर रहे थे, जो रूस की सुरक्षा सेवा में कई खामियों को दिखाता है। तो न केवल आपके पास देश के अंदर यूक्रेनी लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि आपके पास रूसी लोग भी अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेनियन संभवतः भ्रष्ट रूसी लोगों से खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ताकि वे रक्षा या अन्य विषयों पर जानकारी दे सकें। सुरक्षा वाली जगह पर सब कुछ गलत हो गया। सुदूर पूर्वी रूस में, मंगोलिया के ठीक उत्तर में ही वह जगह है जहां सबसे बड़े हमलों में से एक हुआ था। ठीक है, समझ में आता है। और साथ ही हर बेस पर समयबद्ध हमला हुआ था पूरे देश में। रूस इतना विशाल होने के बावजूद ऐसा हो पाया। क्या यह 1 या 2 साल की योजना थी? इसमें कितना समय लगा होगा? हाँ, इसमें कम से कम 1.5 साल से भी ज्यादा की योजना थी। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो ये है कि इसमें कई अलग अलग पहलू हैं। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी और इसमें और भी जानकारी सामने आएगी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये उन बातों में से एक है जिनके बारे में मैंने आज सुबह अपने YouTube वीडियो में बात की थी, जो हम पहले ही देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, दूर उत्तर में मुर्मानस्क में, जहां एक तारा बना हुआ है, वहां क्या नष्ट हुआ था? वहां कुछ टुपोलेव 95 थे, जो कि रणनीतिक बॉम्बर हैं। रुको, जल्दी बताओ, मरमोंट से तुम्हारा मतलब इस बेस से है? ठीक है, वहां। हाँ, ओलेनिया एयरबेस। ताकि एक का उपयोग आर्कटिक और अटलांटिक दोनों में दूरस्थ परमाणु हमले की क्षमताओं के लिए किया गया था, इसलिए उसका नुकसान महत्वपूर्ण है। ये पागलपन है। मैं देखूंगा कि क्या मैं दर्शकों से कुछ सवाल ले सकता हूं, क्योंकि लोग इस युद्ध को इतनी करीब से नहीं देखते। तो मुझे लगता है उनके सवाल लोगों को और जानकारी देने में मदद करेंगे। कौन सा बदला? मैंने बदले वाली बात पर देखा कि शायद वे ओरिशनिक मिसाइल निकाल रहे हैं। वे निकाल रहे हैं। अगली स्ट्रीम में हम तुम्हें और चेक को लाएंगे। चेक ओरिशनिक मिसाइल और इस्कंदर के बारे में बात करेगा, जो वही मिसाइल हैं जो वे निकाल रहे हैं। तो एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, जब आप इन सारी तस्वीरों को देखते हैं कि क्या बाहर आ रहा है, तो आप देखते हैं कि एयरफील्ड पर क्या बचा है। और बहुत सारे मामलों में वहाँ सिर्फ एक जली हुई हड्डी बचती है, जो कभी एक हवाई जहाज़ था। वो बस खत्म हो जाता है। और ये आम बात है जब आपके पास हाई ऑक्टेन एविएशन फ्यूल जैसा कुछ होता है जो फट गया हो, या फिर उनके पास पहले से ही हथियार बोर्ड पर थे और वे नष्ट हो गए, तो जो बम वे ले जा रहे थे वे भी इन हवाई जहाज़ों के साथ फट गए। और एक चीज़ जो बदल गई है, और ये युद्ध में एक बड़ा बदलाव है,
वो ये है कि यूक्रेन के पास काफ़ी समय से ड्रोन हैं जिन्हें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन किया है। लेकिन जानते हो आज उन्होंने क्या किया? वो तो बस पागलपन था। हाँ। तो पोल्टावा में, जो यूक्रेन के मध्य पूर्वी हिस्से में है, वहाँ एक आउटडोर मिलिट्री म्यूजियम है जिसमें सोवियत विमान रखे हुए हैं। यूक्रेनियन उस विमान का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहचान की ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। उन्होंने ड्रोन छोड़े जो इन संरचनाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए ट्रेन किए गए थे। उन्हें ठीक उसी विमान को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए ट्रेन किया गया था जैसा इस म्यूजियम में देखा गया है। आज उन्होंने वही किया, इसीलिए संरचना शानदार थी। ये सब रैंडम नहीं था। एआई ने इन रूसी विमानों को फिर से ट्रेन, लॉक और लोड किया और सीधे उनके पीछे जाकर नष्ट कर दिया। किसी आदमी ने उन्हें नहीं उड़ाया था। यही वह जगह है जहां यह युद्ध सैन्य योजना के लिहाज से बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहां तक कि हम भी, जब हमने डिएगो गार्सिया के पास B-2 विमान सिर्फ ईरान को संदेश देने के लिए तैनात किए, तो वे पूरी तरह खुले थे। अगर ईरान कुछ करना चाहता तो उसके पास मौका था, वह कर सकता था, लेकिन फिर भी बहुत दूरी थी, पर्याप्त जमीन नहीं थी। तो नाटो और हम, यूएस, यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरा मतलब है यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमें बहुत डेटा मिला है और सिर्फ हम ही नहीं, नाटो और पश्चिमी सहयोगी भी इससे सीख रहे हैं। हमें पता है कि रूस यह जानकारी ईरान के साथ साझा करता है, जो ड्रोन सप्लाई करता है। शाहिद ड्रोन को डिजाइन किया गया है और अब ये रूस में बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। इनके डेटा, कार्यप्रणाली, एयर डिफेंस की कार्यविधि और इनके गिराने की जानकारी उपलब्ध है। ईरान अब उस जानकारी का उपयोग ड्रोन की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए करता है, जिसे वे भविष्य में अपने आक्रामक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। गूगल और एप्पल अपनी जानकारी चीन और रूस के साथ साझा करते हैं। इससे चीन और रूस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रूसियों को अन्य प्रकार की खुफिया जानकारी भी मिल रही है, जिसके बदले में उन्हें ड्रोन की कार्यप्रणाली समझ आ रही है। यह युद्ध लड़ने का एक नया तरीका है। उत्तर कोरियाई यह ध्यान में रखते हैं जब उन्होंने अपने सैनिकों को रूसियों की मदद के लिए भेजा था। वे आशा कर रहे थे कि उनके सैनिक ड्रोन का उपयोग करने के बारे में सीखेंगे। अब रूसियों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या भेजी है ताकि वे वास्तव में मीट ग्राइंडर बन जाएं। मेरा मतलब है वे बस गए और मारे गए क्योंकि उन पर गोलियां चला दी गईं। ड्रोन ने इस युद्ध की प्रकृति बदल दी है। हालांकि उत्तर कोरियाई लोगों की उम्मीद जितना नहीं सीख पाए क्योंकि उन्हें उड़ा दिया गया था। 100%। और हमारे पास कई रोचक सवाल हैं, लेकिन एक बात जो मैं बार बार सोचता हूं वो ये है कि भले ही हवाई अड्डों या बेसों में संरक्षित ढांचे न हों, पर वहां किसी न किसी रूप में वायु रक्षा तो होती ही है ना? जैसे एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें, उन सब का क्या हुआ? जैसे तो मुख्य बात यह है कि अब सुनिए, अभी भी बहुत सारी ऑपरेशनल जानकारी है जो सामने नहीं आई है। शायद हमें आगे पता चले, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि वे एयरबेस के इतने करीब थे कि रूस उन्हें समय पर पकड़ नहीं पाया और अलार्म नहीं बजा पाया। दूसरी बात, उनमें से कई कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे जिससे वे बच गए। लेकिन जो हम देख रहे हैं, और ये वाकई हैरान करने वाली बात है, कम से कम एक वीडियो में, और मुझे यकीन है कि अब तक और भी होंगे, एक ट्रक जैसे एक आम 18 पहियों वाला ट्रक आता है, उसके ऊपर सॉफ्ट कवर है, हार्ड कवर नहीं है, और ड्राइवर सॉफ्ट कवर हटा देता है। इस आदमी द्वारा यूक्रेनी ड्रोन एक ट्रक से मिलिट्री बेस के पास लाए जाते हैं और वहां से उड़ान भरकर पास के रूसी मिलिट्री बेस पर हमला करने निकल जाते हैं। हाँ, दरअसल मैं दर्शकों को हमले का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि YouTube हमें इसकी इजाज़त देगा या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइव है। अगर लाइव क्रैश हो जाता है तो आप लोग जानते हैं क्यों हुआ, लेकिन नीचे लाइक बटन जरूर दबा देना। मुझे लगता है यही वो हमला है। मुझे पता है जैसन तुम इसे सुन नहीं पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई आवाज़ है। बेलाए एयरफील्ड का वर्तमान दृश्य। रणनीतिक दुश्मन विमान, वहां सब कुछ उड़ रहा है। हे भगवान, एक बार और लड़कियों, एक बार और।
एक और उड़ रही है। वो कहाँ है? यही वह जगह है जहां पागलपन है। ड्रोन ऐसा लगता है मानो अमेजन से खरीदा जा सकता हो। शायद ऐसा ही है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। असलियत यह है कि उन्होंने जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं वो ज़्यादातर $300 के हैं। आपको हैरानी होगी कि इनमें से कितनी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ये हर एक ड्रोन $2-3 हज़ार से ज़्यादा के नहीं हैं। और असर $7 अरब से ज़्यादा का नुकसान, जिससे रूस दशकों तक उबर नहीं पाएगा। यही वो डरावना जगह है, क्योंकि मैंने किसी से बात की थी कि अमेरिका के पास ये ड्रोन बड़े पैमाने पर बनाने की सप्लाई चेन नहीं है। ये सब चीन से आता है और यही भविष्य की समस्या है। दरअसल इसने हमारी सोच का तरीका ही बदल दिया है। मेरा मतलब है, अमेरिका के पास भी ड्रोन रहे हैं, जैसे कि प्रीडेटर, जो बहुत बड़े होते हैं और बनाना भी बेहद महंगा है। और सच कहूं तो आखिर में उतने प्रभावी नहीं हैं जितना यूक्रेन ने कर दिखाया है। क्या आपको यूक्रेन ने जो कुछ किया है उसमें कोई आपत्ति है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, वे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन वे शौकिया लोग हैं जिन्होंने तय किया कि वे इसे सीखेंगे। ड्रोन कैसे बनाते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, यह सब सीखेंगे। और वे इन्हें बना रहे हैं और सुधार रहे हैं, और यह हर महीने नई पीढ़ी की छलांग लगा रहा है। जो वे 2 साल पहले कर सकते थे वह आज के ड्रोन की तुलना में बहुत ही साधारण है। उनकी प्रभावशीलता आज अद्भुत है, मानो वे इस दुनिया से परे हों। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन विदेशी ड्रोन पर पूरी तरह निर्भर था, जैसे तुर्की के ड्रोन, लेकिन अब वे स्वयं ड्रोन का निर्यात कर रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन क्षमता वाकई कमाल की है। ड्रोन से जुड़ी तकनीक जैसे लेंस, इंफ्रारेड आदि इसे और भी शानदार बनाते हैं। ये तकनीक तेजी से चीजों को ट्रैक कर सकती है और युद्ध में यूक्रेनी या रूसी सैनिकों और वाहनों की पहचान कर सकती है। ये सब वाकई अद्भुत है। ड्रोन के पेलोड में भी काफी सुधार हुआ है। पहले ये सिर्फ 1 किलो तक ले जा सकते थे, लेकिन अब ये काफी भारी वजन उठा सकते हैं। ये और भारी होते जा रहे हैं, जिससे ये और ज्यादा विस्फोटक ले जा सकते हैं। ये सारी चीजें गेम चेंजर हैं। ड्रोन की दुनिया में हर महीने नई पीढ़ी की छलांग लग रही है। हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मैं चैट पर ध्यान नहीं दे रहा था। आइए उन पर थोड़ा चर्चा करें। हमने इसका कुछ जवाब दिया है, पर अभी भी हमें कुल लागत का सटीक आंकड़ा नहीं पता, हालांकि ये निश्चित रूप से अरबों में है। हमें सही लागत नहीं पता। मैंने आज सुबह यही कहा था। इससे पता चलता है कि हम कितनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सुबह के YouTube वीडियो में अनुमान 2.1 से 2.4 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब अनुमान है कि रूस का नुकसान $7 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और अब ये एक तर्क है जिसे बहुत से लोग जो यूक्रेन के खिलाफ हैं बहुत इस्तेमाल करते हैं कि यूक्रेन एक भ्रष्ट देश है, इसलिए अमेरिका को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो किसी ने सवाल भी पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले में कौन जीतता है, यूक्रेन या रूस? शायद आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये तर्क सही क्यों नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहां भ्रष्टाचार है, जो कि थोड़ा बहुत है, लेकिन असल में तो यूक्रेन के लोग ही भ्रष्टाचार को पकड़ रहे हैं। इसी वजह से हमें इसके बारे में पता चल रहा है, और रूस तो बस इस बातचीत को गलत जानकारी से और बढ़ा रहा है। रूस के नेताओं ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। भ्रष्टाचार के कारण ड्रोन हमलों में उनके 34% रणनीतिक बम वर्षक विमान नष्ट हो गए। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हैरान करने वाली है। यही असली भ्रष्टाचार है। जाहिर है कि भ्रष्टाचार है, क्योंकि हर देश में भ्रष्टाचार होता है और इसी वजह से ये खबरों में आता है। सामान्य देशों में यूक्रेन सहित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होने पर आप जेल जाते हैं। अगर आप रूस में भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ये जीवन का हिस्सा है। यही कारण है कि वे वास्तव में समस्या की जड़ तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आज का दिन कैसे बीता, क्योंकि कई वरिष्ठ लोग संभवतः भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रूसी सेना की इतनी बड़ी विफलता के पीछे यह भी एक कारण है, खास तौर पर यह कि यह भ्रष्टाचार ही है। रूसी सेना काफी भ्रष्ट है, जिसमें बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है, और यह सच है। यह यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आखिरकार उनकी अपनी वायु रक्षा प्रणाली काम नहीं करती, उनके पास तोपखाना नहीं है, लोग सैन्य सेवा छोड़ रहे हैं। सब कुछ इसी वजह से है। रूस का भ्रष्टाचार बहुत खराब है, जो व्यापार के लिए एक बड़ी बाधा है। युद्ध से पहले भी लोग रूस में व्यापार करने से कतराते थे, क्योंकि यह देश पूरी तरह अव्यवस्थित है। हाँ, और अगर यूक्रेन वाकई में शीर्ष स्तर पर भ्रष्ट होता तो रूस ने जेलेंस्की को खरीद लिया होता, इतने लोगों को खोने के बजाय।
यह तो बहुत सस्ता होता। सुनो, अगर यूक्रेन वाकई में ऊपर से भ्रष्ट होता तो रूस के लिए यह बहुत समझदारी होती कि वह बस आकर कहता, सुनो चलो एक सौदा करते हैं, तुम लोग सार्वजनिक रूप से जो चाहो कहो, लेकिन नाटो की तरफ मत जाओ, यूरोपीय संघ में मत शामिल हो, बस कोई न कोई बहाना बना लो, कारण ढूंढ लो, यह सुनिश्चित करो कि यह संसद में वोट के लिए न जाए। लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे रूस के भीतर ऐसा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है, और मेरा मतलब है कि यह पूरे समाज में है, लेकिन सबसे ऊपर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे स्पष्ट है। और वहीं आप देखते हैं कि पुतिन, जैसा कि एलन मस्क ने कहा, व्लादिमीर पुतिन निस्संदेह दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उसने अपने देश को लूट लिया है, और मैंने 20 साल से रूस का अध्ययन किया है। मेरी पीएचडी का शोध प्रबंध शासन और उसकी विदेश नीति पर केंद्रित था। मेरी मास्टर्स की डिग्री पुतिन शासन की मध्य एशिया में विदेश नीति के बारे में थी। मैंने 20 साल इस काम में लगाए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि रूस में भ्रष्टाचार हद से ज्यादा है, जो देश को पीछे धकेल रहा है। रूस के 140 मिलियन नागरिकों में से उनमें से 40 मिलियन के घरों में नल का पानी नहीं है। रूस के 140 मिलियन में से 40 मिलियन घरों में नल का पानी नहीं है। यह मिथक और कागजी शेर कुछ और ही है। इसीलिए पिछले 2 सालों में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत होने के बावजूद भी यह स्थिति है। एक रूस का खेल, एक क्षेत्र जो लॉस एंजल्स काउंटी कैलिफोर्निया से भी लघु है। साल 2022 से रूस ने यूक्रेन में इलाका खो दिया है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी 14 करोड़ है। यूक्रेन की असली आबादी जो कब्जे में नहीं है शायद 22 मिलियन बनाम 140 मिलियन। ऐसा क्यों है? रूस ने अपनी जमीन खो दी है। 2022 से उनकी सेना पूरी तरह मजाक बन गई है। यह एक आपदा है, और इसका बहुत बड़ा कारण उनकी सेना में फैला भ्रष्टाचार है। उनकी खुफिया एजेंसियों और सबसे ऊंचे स्तरों पर भी यही हाल है। यह पागलपन है, क्योंकि पुतिन के पिता एक निम्न स्तरीय सैनिक थे और अब उनके पास न सिर्फ एक बल्कि अरबों डॉलर मूल्य के कई घर हैं। कई घर हैं जनसंख्या के अनुरूप। यह वाकई आश्चर्यजनक है। तो यही पुतिन की मिथक है। पुतिन देशभक्त नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि वह असल में राष्ट्रवादी भी नहीं है। पुतिन एक अपराधी हैं जो अपने मित्रों के साथ धन अर्जित करने में रुचि रखते हैं, और वही वे कर रहे हैं। वे रूसी जनता को लूट रहे हैं और धर्म तथा राजनीति का ध्यान भटका रहे हैं। राष्ट्रवाद का उपयोग लोगों का ध्यान उनकी खराब जीवन गुणवत्ता जैसे सवालों से भटकाने के लिए किया जाता है। वे उन्हें राजनीतिक कारणों से बताते हैं, जैसे हमें थोड़ा कष्ट सहना होगा क्योंकि हम विश्व से युद्ध में हैं। हम महान रूस को आगे बढ़ा रहे हैं, या अपने धर्म के लिए इस जीवन में हमें कष्ट झेलना होगा, लेकिन अगले में सब बेहतर होगा। ये सब बकवास है। वे अपनी जनता को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कहते हैं, और यह कुछ ऐसा है जो वे नियमित रूप से करते हैं, बार बार करते हैं, और यह रूसी इतिहास में पहली बार नहीं है। साम्राज्यवादी काल, यहां तक कि झार के समय में भी यह एक आम चाल थी। मैं अपने YouTube चैनल पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करता हूं। शायद आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन यह सवाल हमें बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रूस ने हमला इसीलिए किया क्योंकि नाटो उसके करीब आ रहा था, और हमने पहले भी इस सवाल का जवाब इसी तरह दिया है। शायद आप हमें बता सकते हैं कि यह सही है या नहीं। हमारे पहले किए गए रिसर्च के अनुसार 2024 से पहले यूक्रेन के लोग नाटो में शामिल होने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। अगर आप यूक्रेन में राष्ट्रीय सर्वेक्षण देखें तो लगभग 70% लोगों को नाटो में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे आर्थिक कारणों से ईयू में शामिल होना चाहते थे। लेकिन रूस ने देखा कि पुतिन किसी कारण इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने हमला कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब यूक्रेनियन का नजरिया बदला और वे सोचने लगे कि स्वतंत्र देश बनने के लिए उन्हें नाटो में शामिल होना होगा। रूस कभी भी आ सकता है, यह सही है। कुछ लोग मानते हैं कि नाटो का विस्तार ही इस युद्ध की मुख्य वजह था। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यह बात मजाकिया बन जाती है और वाकई हंसने लायक है। क्या यह ठीक है? सबसे पहले हम यूरोपीय संघ से शुरू करेंगे। रूस ने कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होता है, तो हम उस बात को अलग कर देते हैं। नाटो के लिए रूस की वर्तमान सीमाएं 3 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक लंबी हैं। ऐसा क्यों है? तो सोचिए, स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही इसमें शामिल हो गए हैं, और आपके पास वहां एक नक्शा है। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के कारण रूस की नाटो के साथ सीमाएं पहले से काफी लंबी हो गई हैं। रूस ने नाटो को नजदीक लाने के लिए संभव से कहीं अधिक प्रयास किए हैं। नाटो ने यूक्रेन को छोड़कर किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। नाटो 80 सालों से है, पर उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। नाटो ने कभी रूस पर आक्रामक हमला नहीं किया,
लेकिन रूस ने अपने इतिहास में एक बार ऐसा किया था। इतिहास में कभी भी रूस ने उस पर आक्रामक हमला नहीं किया है। नाटो में शामिल होने इच्छुक सभी देशों का रूस के साथ युद्ध का इतिहास रहा है। यूक्रेन पर 2014 का हमला रूस यूक्रेन युद्ध का मुख्य कारण है। कई सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं। मुझे वह समय याद है, सिर्फ 1.5 दशक पहले नाटो के प्रति लोगों की उदासीनता थी और ज्यादातर का मानना था कि इससे कोई खास लाभ नहीं हुआ है। ऐसा मुझे अच्छी तरह याद है। रूस हम पर कभी हमला नहीं करेगा। रूस, आप जानते हैं वे ऐसा क्यों करेंगे? हम उनके लिए कोई समस्या नहीं पैदा करते। यूक्रेन का संविधान 2015 से नाटो की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करने का उल्लेख करता है, लेकिन क्या हुआ? इस दिशा में कोई असली प्रगति नहीं हुई थी। यूक्रेन अभी भी नाटो में शामिल होने से लगभग 1.5 दशक दूर था। उनके पास निकट भविष्य में इसमें शामिल होने का कोई मौका नहीं था। रूस का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होना ही इस युद्ध का कारण है। रूस इस कदम का विरोध कर रहा है। उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, आपको पता है। उन्हें पता है कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रूस बहाने बनाता है, इसलिए खुद को भ्रमित न करें। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उसने आतंकवाद में शामिल होने का फैसला किया, न कि नाटो की वजह से। हाँ, 100%। हमारे पास वह क्लिप भी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसमें ड्रोन कंटेनरों को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं दर्शकों को जल्दी से दिखाता हूं। हेलीकॉप्टर फिर से उड़ गया। कहां से उड़ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जोकर भी पता नहीं कहां से आया। ओ, क्या बात है साला तेरी माँ की। देखो तकनीक कहाँ पहुंच गई है। तो फिर हम गाड़ी क्यों चला रहे हैं साला? साथ ही हमारे पास एक ऐसा क्लिप भी है जो YouTube पर नहीं दिखा सकते। इसमें एक कंटेनर ने ड्रोन भेजना बंद कर दिया तो कोई नागरिक अंदर गया और फिर वो खुद ब खुद नष्ट हो गया। दर्शक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पुष्टि है कि वो आदमी अब यहाँ नहीं है। तो आप जानते हैं, जो बात थोड़ी दिलचस्प है वो ये कि मैं अभी अभी मैल्कम नैंस से बात कर रहा था, जो मेरे दोस्त हैं, और मैल्कम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा। उन्होंने कहा, जानते हो मुझे लगता है यूक्रेनियन क्या कर रहे होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सही हैं कि उन्होंने निस्संदेह रूस के अंदर कुछ बेहतरीन ड्रोन निर्माताओं को शामिल किया है, कुछ सबसे बड़े उत्पादकों को, खासकर उन हिस्सों के जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें पाना मुश्किल है। और यूक्रेन ऐसा क्यों करेगा? और इसका एक बहुत ही साधारण कारण है, क्योंकि अब उन्होंने उन्हें जला दिया है। रूसी अधिकारी इन सभी लोगों की जांच करेंगे जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन ने उन लोगों में से कुछ को भी खत्म कर दिया है जो उस पर खतरा पैदा कर रहे थे, क्योंकि वे रूसी ड्रोन बना रहे थे। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमारे पास सिर्फ रूस के अंदर कई एयरबेस नहीं हैं जिनमें से 4 एयरबेस पर हमला हुआ। हमारे पास नेवल बेस भी है जिस पर हमला हुआ, जिसमें पनडुब्बी पर भी हमला हुआ। एक परमाणु पनडुब्बी पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। साथ ही यह भी तथ्य है कि हमने रूस की अपनी ही देश के अंदर ड्रोन बनाने की क्षमता को भी काफी हद तक पीछे धकेल दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन रूस के पास केवल एक फाइबर ऑप्टिक बनाने वाला प्लांट है और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। रूस के पास सिर्फ एक ही फाइबर ऑप्टिक प्लांट है और मुझे लगता है कि फरवरी की शुरुआत में किसी ने इसके बारे में पोस्ट किया था, जैसे किसी रैंडम ट्विटर अकाउंट ने फरवरी में किसी दिन इसके बारे में पोस्ट किया था कि अगर यूक्रेन उस प्लांट को नष्ट कर दे तो यह दिलचस्प होगा। 2 हफ्ते बाद उस प्लांट पर हमला हुआ, तो वे ट्विटर से भी जानकारी ले रहे हैं। तो नहीं, यह पागलपन है। यूक्रेन ने इतने सारे रणनीतिक चीजों को निशाना बनाया है। बिल्कुल सुनिए, उन्होंने इन चीजों को निशाना बनाया है। तेल उद्योग जो बहुत खबरें बनाता है, क्योंकि जब उस पर हमला होता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उन्होंने रूस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बेहतरीन हिस्सों को भी निशाना बनाया है, खासकर उन हिस्सों को जो रूसी सरकार की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। रूसी सेना पर हमला करना उनके लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। वे बस चैट जीपीटी डाउनलोड नहीं कर सकते, उनके पास सीमित विकल्प हैं। और यह तथ्य कि वे लगातार इन अन्य लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं बहुत कुछ कहता है। लेकिन इसमें से एक बात यह भी निकलती है कि शायद रूसी पक्ष के अंदर से मिली भगत हो रही है। बहुत सारे संकेत हैं कि रूस के अंदर ऐसे लोग हैं जो यूक्रेनियों को जानकारी दे रहे हैं, या तो पैसे के लिए, या दीर्घकालिक हित के लिए, या वे भविष्य में प्रतिबंधों से बचने की उम्मीद कर रहे हैं। रूस के अंदर ही लोग रूस से गद्दारी कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्लादिमीर पुतिन के लिए यह और भी डरावना विचार है।
इससे भी भयावह यह है कि शत्रु और भी निकट हो सकता है। ये सभी स्थान पहले ही आक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जो और भी त्रासद है। हाँ, और वह कौन है? हमें आपके कहे गए हर बात पर शानदार कमेंट्स मिल रहे हैं। एक कमेंट में कहा गया कि जैसन का उत्साह रूसी कमेंट्री जैसा लगता है। मुझे कहना होगा कि मैं थोड़ा उत्साहित हूं। सामान्यतः मैं युद्ध के विषय में इतनी प्रसन्नता से चर्चा नहीं करता, परंतु आज एक बड़ी हार हुई है। 22 जून 1941 में नाजियों द्वारा सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किए जाने के बाद से 74 सालों में आज रूस को पिछले 80 सालों की सबसे बड़ी एकल क्षति हुई है। हालांकि उस दिन भी काफी विमान तबाह हुए थे, लेकिन वह रणनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं था। रूस के 34% रणनीतिक परमाणु बम वर्षक अब इस्तेमाल लायक नहीं हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। हाँ, आप रूस को दशकों से फॉलो कर रहे हैं, लगभग 20 साल। जेसन का चैनल चैट में ऊपर है। अगर आप चैट में जाएं तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने पिछले हफ्ते ही बहुत शानदार वीडियो बनाए हैं। अगर आप इस युद्ध को फॉलो कर रहे हैं और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो जरूर उनके चैनल को देखिए। एक दिलचस्प बिंदु जो उठाया गया है कि क्या यह वृद्ध युद्ध को एक नए स्तर पर ले जाएगी? आपकी राय इस पर क्या है? मैं इसे निश्चित रूप से बढ़ोतरी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि यह घटनाओं की एक स्वाभाविक निरंतरता है। लेकिन क्या यह युद्ध को बदलता है? हाँ, यह बदलता है, क्योंकि अब रूस शारीरिक रूप से, ध्यान रखें कि रूस की एकमात्र ताकत उसका संधारित्र कैपेसिटर है। यह एक गरीब देश है। इसकी अर्थव्यवस्था इटली की अर्थव्यवस्था से भी छोटी है, जबकि यह एक विशाल देश है। नक्शे में देखिए रूस कितना बड़ा है और इटली कहाँ है। यह एक बहुत ही गरीब और टूटा हुआ देश है। और सोचिए, इसके पास एक ही चीज थी, वह यह विचार कि यह ताकत दिखा सकता है। खासकर रूस के पास परमाणु बेड़ा और रणनीतिक बमवर्षक हैं, लेकिन उनके बिना उसके पास ताकत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर रूस के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है। वे वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हैं। वे नहीं हैं। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी कमजोर हैं। उनके सहयोगी चीन के साथ गठबंधन में हैं, जो उनकी स्थिति को दर्शाता है। चीन का रूस के साथ व्यापार 2% से भी कम है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और एशियाई सहयोगियों के साथ हमारा व्यापार 15 गुना अधिक है। भारत में भी अनुपात लगभग समान है। हकीकत यह है कि रूस अपने सभी बड़े सहयोगियों के लिए एक बहुत छोटा साझेदार है। उत्तर कोरिया एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, परंतु क्या वास्तव में यह कोई आर्थिक महाशक्ति है जिससे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? नहीं। रूस एक गरीब बदहाल देश है और यह किसी भी तरह से कोई उकसावा नहीं है। यह रूस की ताकत और यूक्रेनी शहरों पर हमला करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जनरल बेन हॉजेस का मानना है कि तीरों की बजाय तीरंदाज को निशाना बनाना बेहतर होता है और यूक्रेन यही कर रहा है। और बेन हॉजेस, जिन्हें मैं लंबे समय से जानता हूं और सम्मान करता हूं, मैंने एक दोस्त के रूप में उनसे विस्तार से बातचीत की और बताया कि वास्तव में क्या होना चाहिए था। अगर आप यूक्रेनियों की जगह होते तो आप भी वही कहते, लेकिन ध्यान तीरों पर नहीं, तीर चलाने वालों पर देना चाहिए। यूक्रेन पर मिसाइलें दागने वालों को ही निशाना बनाने से ही भविष्य के हमले रुक सकते हैं। और सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि अब रूस काफी ज्यादा सतर्क रहेगा? इस समय उन विमानों को यूक्रेनी सीमा के करीब लाना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत रहा है और इससे उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। मैं अपने YouTube चैनल पर अक्सर कहता हूं कि रूस एक ऐसा देश है जो दिखावा करता है कि वह मजबूत और सख्त है, लेकिन वास्तव में वह एक गुंडे की तरह है। और अगर आप उसे एक बार जोर से थप्पड़ मारें तो सच सामने आएगा। उसके दोबारा आकर आपको तंग करने की संभावना बहुत जल्दी कम हो जाती है। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास गंभीर युद्ध लड़ने की सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक क्षमता नहीं है और यही वजह है कि वह यूक्रेन को नहीं ले पाया, जबकि वह सैन्य, आर्थिक रूप से और हर जरूरी चीज में काफी बड़ा है। फिर भी वह क्यों असफल रहा? क्योंकि आखिरकार रूस एक बहुत कमजोर देश है। वह इसका उल्टा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तथ्य खुद बोलते हैं। वे काफी समय से परमाणु युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि वे कभी भी परमाणु हथियार चला सकते हैं और अब वे इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। और वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। आखिरकार जो लोग परमाणु युद्ध को लेकर चिंतित हैं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है और इसके कई कारण हैं। सबसे साधारण कारण जो मैं आपको दूंगा वह यह है कि रूस
अपने परमाणु हथियारों का सही रखरखाव नहीं करता। किसी ने वास्तव में यह सवाल पूछा था। हाँ, नहीं, सुनिए, परमाणु हथियार बहुत महंगे होते हैं, ये सस्ते नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप बस इसे बना दें और ये किसी क्रेट में पड़ा रहे। यह सुनिश्चित करना होता है कि यह काम करता है और इसकी जांच करनी होती है। रूस ऐसा नहीं कर रहा है, जिससे समस्या शुरू होती है। चलिए एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर कल पुतिन परमाणु हथियारों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और कीव पर हमला कर देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर वे फटे नहीं, बस इधर उधर उछलते रहे। इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि वह असमर्थ है। सम्राट के पास कपड़े नहीं हैं, उसकी परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। रूस हाल ही में एक शक्तिशाली देश से बदल गया है, एक ऐसे देश में जो अपनी नग्नता, असमर्थता और धमकियों को पूरा करने में अक्षमता प्रदर्शित कर चुका है। धमकियों को पूरा न कर पाने से भू राजनीति में आपकी हैसियत खतरे में पड़ जाती है। और सोचिए, इसे और कौन देखता है? चीनी लोग इसे देखते हैं। ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के सहयोगी इस स्थिति को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। कोई भी देश ऐसे देश से फायदा नहीं उठाता जो अपनी दी गई धमकियों को पूरा नहीं कर सकता।